हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का, जो कि रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें हम जानेंगे कि 2024-25 में मध्य प्रदेश में अलग अलग इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें रही है, जैसे जीडीपी कितने प्रोग्रेस हुई है, उसके अलावा पर कैपिटा इनकम कितनी हुई है, उसकी ग्रोथ कितनी हुई है। ये सारी चीजें हम आर्थिक सर्वेक्षण में इकोनॉमिक सर्वे में जानेंगे। और ये जो फैक्ट्स हैं और इनका जो एनालिसिस है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एमपी की सारी एग्जाम के लिए। जैसे कि अगर आप एमपीपीएससी मेंस 2025 जो आने वाली है जून में, अगर आप वो एग्जाम दे रहे हैं, या फिर एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो होने वाली है उसका जो पेपर वन है उसमें भी एमपी का करंट अफेयर्स आता है। उसके इसके अलावा जो एमपी एसआई की जो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम आने वाली है, एफएसओ की एग्जाम है एमपीपीएससी की, जितनी भी एग्जाम एमपीपीएससी में और एमपी में आने वाली है, चाहे वो एमपीपीएससी की हो या फिर कर्मचारी चयन मंडल की हो, सारी एग्जाम के लिए ये आर्थिक सर्वेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने इसमें कवर करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल की अलग अलग एग्जाम के लिए क्लासेस में मिलती रहेगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश में अपना जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, वो रिलीज हुआ था। बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि जो ईयर, जैसे ये जो ईयर खत्म होने वाला है 2024-25, तो इस 2024-25 में जो पूरे स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही है, लाइक जैसे कि जीडीपी कितनी रही है, जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है, पर कैपिटा इनकम में क्या चेंज हुआ है, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो उन सेक्टर्स में क्या ग्रोथ रही है। तो ये सारी चीजें इस इकोनॉमिक सर्वे में देखी जाती है। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। जो फैक्ट्स हैं उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे प्रीलिम्स में देख लो, आप किसी भी एग्जाम में देख लो, जैसे कि पर कैपिटा इनकम कितनी थी, जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसडीपी के बारे में, जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम बात करेंगे कि 2024-25 पूरे ईयर में पूरे एमपी का जो जीएसडीपी है, अलग अलग सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो उसकी क्या वैल्यू रही है और कितना उसमें ग्रोथ हुआ है, ये हम देखते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम जीएसडीपी की बात करते हैं या फिर जीडीपी की हम बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। दो दो चीज पे हम बात करते हैं। एक होती है करंट प्राइस पे बात करते हैं, और एक स्थिर भाव पे, जो कांस्टेंट प्राइस होती है उस पे हम इसमें बात करते हैं। कांस्टेंट प्राइस पे और करंट प्राइस पे, दोनों चीज पे हम बात करते हैं। तो करंट प्राइस मतलब कि जो अभी प्राइस चल रही है, इन्फ्लेशन को मिला के, महंगाई को मिला के जो प्राइस है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वो बढ़ के हो गई है 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ एमपी की जीडीपी हो चुकी है 2024-25 में। जैसे कि 2023-24 में 13 लाख 53 हजार करोड़ के आसपास थी। अब जो है 15 लाख 3 हजार करोड़ यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डेटा ध्यान रखना है कि एमपी की जो जीडीपी है बढ़ के वो टोटल वैल्यू कितनी हो गई है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि इस पूरे ईयर में जीडीपी में ग्रोथ रेट कितनी रही है। तो जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी एमपी की, वो रही थी 11%। 11% की दर से एमपी की जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो इंक्रीज हुआ था 2024-25 में। ठीक है, तो ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए। इसको आप प्रीलिम्स में भी आपको काम आएगा, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो वहां पर आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहां पे अगर फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो सब में आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो 11% एमपी की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। और अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो वो 15 लाख 3 हजार करोड़ के आसपास हो गई। ठीक है, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, जो इकोनॉमिक सर्वे जिसकी बात करिए कि 2028-29 तक जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य है। ठीक है, जब भी जो जीएसडीपी की जो करंट वैल्यू है उसको डबल करने का लक्ष्य है 2028-19 तक। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से। अब हम बात करते हैं स्थिर भाव पे, कांस्टेंट प्राइस पर क्या वैल्यू है जीडीपी की। तो कांस्टेंट प्राइस वो होती है जिसमें हम इन्फ्लेशन को, महंगाई को कैलकुलेट नहीं करते हैं। महंगाई को हटा के जो वैल्यू देखी जाती है वो होती है स्थिर भाव या फिर कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट वैल्यू जिसको कहते हैं। तो 2024-25 में जो जीडीपी की वैल्यू है वो 7,12,260 करोड़ थी। जीडीपी की वैल्यू मध्य प्रदेश के।
और ये कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है। 2023-24 में देखें तो वो 6,71,000 करोड़ के आसपास थी, और इसमें जो वृद्धि दर है वो है 6% के आसपास की वृद्धि दर, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस पे भी हो गई, करंट प्राइस पे भी हो गई। अब क्या होता है ना कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जाम में कौन सी आएगी। तो क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है करंट प्राइस पर, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है ना वो करंट प्राइस वाली ही होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है करंट प्राइस पे कितनी वैल्यू है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी रही है करंट प्राइस पे। और कभी कभी वो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली देता है कि स्थिर भाव पे कितनी वैल्यू थी और स्थिर भाव पे कितनी वृद्धि दर है, तो फिर हम उस पे वो आंसर होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन ज्यादातर जो है वो करंट प्राइस पे आता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये हमने देख लिया जीडीपी के बारे में कि एमपी की जीडीपी में कितनी ग्रोथ रेट रही है और टोटल वैल्यू कितनी हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं जिस तरीके से कि जीडीपी को 2028-29 तक दोगुना करने का लक्ष्य, जैसे कि हमने बात करी या आर्थिक सर्वेक्षण में, ये सारी चीजें हमने यहाँ से देख ली है। तो गवर्नमेंट का ये जो डेटा था वो मैंने यहाँ पे एक रख दिया है। आगे हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में कि एमपी में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी हो गई है बढ़ करके, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो जितनी जीएसडीपी होती है, जो टोटल वैल्यू है जो अभी हमने बात करी, उसको जब पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। मतलब प्रति व्यक्ति आय एमपी में कितनी है, तो इसको भी हम प्रचलित भाव पर देखेंगे, करंट प्राइस पर, और स्थिर भाव पे भी देखेंगे, कांस्टेंट प्राइस पर भी देखेंगे, ठीक है। तो 2024-25 में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हो गई है 1,52,615। ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंटली प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था कि प्रति व्यक्ति आय जो एमपी में कितनी हो गई है। उसी तरीके से ये नया डेटा है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, और मेंस में भी ये काम आता है आंसर राइटिंग में। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर हो चुकी है 1,52,000, जो कि 2023 में 1,39,000 थी। और इसमें वृद्धि दर की बात करें तो 9% की वृद्धि दर इसमें देखी गई है, 9% की रेट से जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हुई है। उसके बाद अगर स्थिर भाव पे देखें तो स्थिर भाव पे प्रति व्यक्ति आय 70,474 रुपए है, जिसमें इन्फ्लेशन को, महंगाई को कैलकुलेट नहीं करते हैं तो 70,434 रुपए है, जो कि 2023 में 67,301 रुपए, ठीक है। तो दोनों चीज पे हमने यहाँ पर देख लिया, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर भी और स्थिर भाव पर भी। जैसे कि देखा था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है तो इसी का डेटा वैसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये याद रखना है 1,52,615 रुपए हो गई है, और 9% की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब बहुत ये डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रीलिम्स में काम आएगा। अगर आप अलग अलग एग्जाम के असिस्टेंट प्रोफेसर में, चाहे या फिर एसआई में, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, आंसर राइटिंग में काम आएगा। तो ये क्या है कि सेक्टर वाइज जीडीपी का योगदान कितना है, जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हो गया। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें कृषि, पशुपालन, जो माइनिंग है, ये सारी चीजें हैं, मत्स्य पालन है, वो सब इसमें आता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, कंस्ट्रक्शन आता है ना, विनिर्माण क्षेत्र जो है वो इसमें आता है। तीसरा है तृतीय सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जो सेवा जो क्षेत्र है वो आता है इसमें। तो इस तरीके से 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में, जो एमपी की इकोनॉमी में हम देखें तो कौन से सेक्टर का कितना रोल है, तो सबसे ज्यादा जो रोल है वो है प्राइमरी सेक्टर का, प्राथमिक सेक्टर का है। लगभग 44.36% के आसपास जो है वो प्राथमिक सेक्टर का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का 19% हो गया है। और जो टर्शरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, उसका 36%, 36.61% हो गया है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों डेटा आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का, इनको अलग अलग सेक्टर वाइज एमपी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 44.36 प्राथमिक सेक्टर, 19% द्वितीय सेक्टर और 36.61 तृतीय सेक्टर। आगे चलते हैं हम। अब ये डेटा है, कुछ एक्स्ट्रा डेटा हम बात करते हैं तो उसमें से, इसमें जैसे राजस्व, रेवेन्यू सरप्लस कितना रहा है 2024-25 में, तो 1,700 करोड़ के आसपास रहा है। अगर हम रेवेन्यू खर्चे को, खर्चा जो है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उससे 1,700 करोड़ ज्यादा का सरप्लस रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो ये है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है, तो जो जीडी फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी के परसेंट के रूप में। तो जो एमपी की जीडीपी है उसका 4.1% जो है वो राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट रहा है। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो बेसिकली जितना टोटल एक्सपेंडिचर है, जितना टोटल खर्चा है,
अलग, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसको अगर माइनस करें टोटल इनकम से, ठीक है, वो चाहे वो रेवेन्यू इनकम हो, चाहे वो कैपिटल इनकम हो, दोनों, जितना टोटल एक्सपेंडिचर है और जितनी टोटल इनकम है मध्य प्रदेश की अलग अलग सेक्टर से, एक मतलब सरकार की एक साल में, तो उसको जब कैलकुलेट माइनस करते हैं, तो अगर ये एक्सपेंडिचर ज्यादा आता है, अगर खर्चा ज्यादा है, तो निकलता है राजकोषीय घाटा। और इसको कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी के परसेंट के रूप में, तो वो है 4.1%, जो कि 2024-25। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है। रेवेन्यू रिसिप्ट लगभग इतनी थी, 2,63,344 करोड़ है, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजकोषीय घाटा ध्यान रखें। आगे चलते हैं हम, तो कृषि और पशुपालन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा दिया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे में। तो कृषि का जो योगदान है, अगर हम पूरी जीडीपी में बात करें, जैसे कि अभी हमने देखा था कि लगभग 44% के आसपास प्राथमिक जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन हो गया, माइनिंग हो गई है, वो सब आते हैं। अगर सिर्फ कृषि की बात करें, तो कृषि का इकोनॉमी में कितना योगदान है, तो 30.91%, लगभग 31% हो रहा है। पूरी इकोनॉमी में कृषि का योगदान जो है वो 31% के आसपास है। और इसमें 10% की वृद्धि हुई है प्रचलित भाव पर, स्थिर भाव पे इसमें 1.6% की वृद्धि हुई है 2006 में। और पशुपालन की बात करें, तो पशुपालन का पूरी इकोनॉमी में 7.45, लगभग 5.5% ही हो रहा है। तो लगभग 5.5% योगदान है पशुपालन का मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में। ठीक है, ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम, तो ये हमने ये जो देखा था प्राथमिक सेक्टर के बारे में देखा था। अब सेकेंडरी सेक्टर जो द्वितीय क्षेत्र है, जिसमें इंडस्ट्रीज आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीजें आती है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो 2024-25 को ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए, 2024-25 को मध्य प्रदेश में उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, रिसेंटली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई थी और भोपाल में, और उसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं। तो ये साल पूरा जो 2025 है, उसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि मध्य प्रदेश में और ज्यादा इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जाए। इसे 2025 को ईयर ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। और जो द्वितीय क्षेत्र है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसका लगभग वैल्यू अगर आप देखें, टोटल वैल्यू तो लगभग 2,73,000 करोड़ के आसपास की टोटल वैल्यू है सेकेंडरी सेक्टर की। टोटल अभी तक का 2024 तक का जो डेटा है दिसंबर का, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को, तो 4 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं 4 लाख करोड़ के आसपास के। तो ये सब डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप प्रीलिम्स में काम आता है, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में काम आता है, वनडे एग्जाम में भी, और मेंस में भी काम आता है। एमएसएमई सेक्टर जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम सेक्टर से जो इंडस्ट्रीज का, उसमें लगभग 16% की वृद्धि हुई है। 2023-24 का ये डेटा है। ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 16% की इसमें वृद्धि हुई है एमएसएमई सेक्टर में। और मध्य प्रदेश में 10 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। 4 नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं एसीजेड, उसको विकसित किए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से निकाला है मैंने, और सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम महिला स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के बारे में, शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में कुछ चीजें इंपोर्टेंट इसमें देखना है। तो महिला और जो बाल विकास बजट है, उसमें उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट की बजट की बात करें, सबसे ज्यादा वृद्धि महिला और बाल विकास बजट में हुई थी। 81% की उसमें वृद्धि हुई थी। 6 से 8 साल के लड़कों के स्कूल छोड़ने की दर उसमें डेटा दिया हुआ था, तो वो बढ़कर 8% के आसपास हो गई है। इसको अलग अलग मेंस में आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। और एक जो डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो अलग अलग इसमें लिस्ट दी हुई थी एक्चुअली, कि 10 अलग अलग जो एमपी में कह सकते हैं टाउन है, नगर है, जिले हैं, तो उनकी रैंकिंग क्या है निर्यात के हिसाब से, एक्सपोर्ट के हिसाब से, अलग अलग जो जिले हैं उनकी क्या रैंकिंग है। तो सबसे पहला जो है उसकी वो है इंदौर। मतलब निर्यात में, एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा रैंक है इंदौर की, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो इंदौर से होता है। सेकंड नंबर पे है धार, थर्ड नंबर पे है रायसेन, और फोर्थ नंबर पे है सिंगरौली। तो ये चार नाम, ऐसे तो 10 की लिस्ट थी, पर स्टार्ट के 3-4 जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने यही मेंशन किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप इससे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा निर्यात जो है वो इंदौर से होता है, उसके बाद धार से, फिर रायसेन से, और फिर सिंगरौली से। तो ये नेम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पर्यटन क्षेत्र के बारे में, क्योंकि अब ये पर्यटन क्षेत्र जो है ये टर्शरी का पार्ट है, तृतीय क्षेत्र का पार्ट है। तो तृतीय क्षेत्र में देखते हैं हम कि क्या डेवलपमेंट हुआ है सर्विस सेक्टर में।
तो पर्यटन से सरकार की कमाई में बड़ी है और 17% के आसपास पर्यटन से सरकार की कमाई बढ़ी है। ये अलग अलग क्षेत्र में जो पर्यटन बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है, उससे पर्यटकों की संख्या में बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुई है। 89% के आसपास जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट है, उनकी संख्या में ग्रोथ हुई है। और एक जो डेटा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए हैं 2024-25 में पूरे एमपी में, तो सबसे ज्यादा पर्यटक आए हैं उज्जैन में। उज्जैन में जो पर्यटक सबसे ज्यादा पर्यटक उज्जैन में आए हैं, वहां पर भी लगभग 1.3 गुना उनकी संख्या बढ़ गई है। तो जैसे जो महाकाल लोक है उसको दर्शन करने के लिए 5 करोड़ के आसपास पर्यटक पहुंचे थे 2023 में, और 2024 में ये बढ़कर 7 करोड़ हो गए। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना, इसको मेंस में आप यूज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग हो गया, ऐसे हो गया, निबंध हो गया, उसमें इनको यूज किया जा सकता है। लेकिन ये जो डेटा है कि सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ पर आए हैं, तो सबसे ज्यादा पर्यटक जो है उज्जैन में आए हैं पूरे एमपी में। पूरे पर्यटकों की संख्या का 55% जो है वो उज्जैन में आए हैं। और दूसरे नंबर पे मैहर है जिसमें 10% के आसपास पर्यटक आए हैं। तीसरे नंबर पर चित्रकूट है जिसमें 9% के आसपास पर्यटक आए हैं। तो ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज्यादा उज्जैन में पर्यटक आए हैं पूरे एमपी में, 55% के आसपास जितने पर्यटक है उनके 55% उज्जैन में आए हैं। सेकंड नंबर पे मेहर है, 10% उसमें पर्यटक आए हैं। और तीसरे नंबर पे चित्रकूट है, तो उसमें 9% के आसपास पर्यटक आए हैं। ये ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो पर्यटन क्षेत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पर देखी है। अब कुछ डेटा है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो बढ़कर 94,690 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। भूजल संसाधन जो है वो 35 BCM है। और खनिज उत्पादन जो है उसमें भी 16% की यहाँ पे वृद्धि हुई है खनिज उत्पादन में, मूल्य में। तो ये कुछ डेटा इससे महत्वपूर्ण है। तो ये और रोजगार और श्रम से संबंधित डेटा है, देख लेते हैं। तो लगभग एमपी में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 94% के आसपास है। लगभग 77 लाख जो है वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं एमपी में, और 35% के आसपास नई जॉब क्रिएट हुई है 2024 में। तो ये पॉइंट भी मेंस आंसर राइटिंग के लिए महत्वपूर्ण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमने देखा मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित, जो कि आपकी सारी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।